नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा प्राइम टाइम में देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा जारी है, साथ ही जारी है उस दौरे से जुड़े तमाम विवाद। सैन फ्रांसिस्को के बाद राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई बड़े गंभीर आरोप लगा डाले। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोई भी संस्था अब आजाद नहीं है, सब मोदी सरकार के शिकंजे में आ गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने फिर दावा किया कि चीन ने भारत के कई हिस्से कब्जाए हुए हैं। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि क्या वो उस दौर की बात कर रहे हैं जब अक्साई चिन को चीन ने हत्या लिया था और देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पंडित नेहरू की सरकार थी। राहुल गांधी ने खुद की सांसदीय जाने का मुद्दा खुद ही उठा दिया। कभी सोचा नहीं था मुझे बोलने की ऐसी बड़ी सजा मिलेगी। इससे पहले राहुल गांधी सेंगोल और प्रधानमंत्री के दंडवत प्रणाम पर तंज कस चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा की गुरु नानक देव से तुलना कर चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं कि गुरु नानक देव थाईलैंड भी गए थे, जिसपे बड़ा विवाद छिड़ गया है। यानी देश के बाहर राहुल गांधी का भारत को कोसने वाला कार्यक्रम जोर शोर से समय चल रहा है। दूसरी ओर देश में भारत को बदनाम करने की कमान मशहूर फिल्म कलाकार नसीरुद्दीन शाह ने देश में संभाल ली है। एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने भारत को नाजी जर्मनी जैसा बता डाला, जहां बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन वो भारत में ही बोल रहे थे। फिल्में रूलर के गुणगान के लिए बनाने की मजबूरी थी। हालांकि यह भी सत्य और तथ्य है कि नसीरुद्दीन शाह दशकों से बिना किसी रोक टोक के लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 से पहले भारत पर हमला संयोग है या फिर एक बड़ा पॉलिटिकल प्रयोग। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मोहब्बत की दुकान या नफरत का बाजार। और आज की चर्चा वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों सज्जन जो बोल रहे हैं, दोनों भारत में भी बोलते हैं और एक तो विदेश में भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे में सैन फ्रांसिस्को के बाद स्टैनफोर्ड पहुंचे। उनकी सिर्फ जगह बदली, लेकिन भारत को कोसने का स्टाइल वही रहा। I mean, they've occupied some of our territory. It's rough. It's not going to be an easy relationship. I don't think when I joined politics, 2004, I ever imagined the first person to get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence, to be disqualified from parliament. The entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We're struggling to fight the democratic fight in our country. इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट है। मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल गांधी विदेश में लगातार देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो देश में बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने मोर्चा संभाल लिया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मैंने केरल स्टोरी नहीं देखी, ना ही देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा है। द केरल स्टोरी का हिट होना खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है। हम हिटलर जैसे जमाने में जा रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के उस दौर में सुप्रीम लीडर के आदेश के मुताबिक फिल्में बनानी पड़ती थी। उन फिल्मों में सुप्रीम लीडर का गुणगान किया जाता था। क्या भारत की जमीन पर वाकई चीन का कब्जा है, जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं? तो जवाब है हाँ, क्योंकि 1962 में चीन ने अक्साई चीन हत्या लिया। उसके बाद ऐसे किसी भी कब्जे की पुष्टि देश की सेना ने नहीं की। सवाल यह भी है कि क्या द केरल स्टोरी या कहें लव जिहाद सच नहीं है? फिर आए दिन बेटियों की हत्या और ब्लैकमेलिंग की शिकायतें क्या कहलाती हैं? सवाल यह भी कि बाहर और अंदर भारत का 360 डिग्री वाले घेराव का एजेंडा आखिर है क्या? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन
पहले रुक कर लेते हैं आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं। मोहब्बत की दुकान या नफरत के बाजार का विश्लेषण। राहुल गांधी, शायद मैं पहला इंसान हूं जिसे बोलने पर सजा मिली है। सजा का फैसला अदालत का था, हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। राहुल गांधी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए, तभी यह सजा मिली है। अगर माफी मांग लेते तो राहुल की सदस्यता रहती। यानी अगर कोर्ट कह रहा है तो फिर क्या कोई करेगा। बढ़ता हूं आगे। सोचा नहीं था कुछ बोलने पर सांसदी चली जाएगी। अलग अलग मुद्दों पर मैंने जो गिनती करी उसमें 30 से ज्यादा नेताओं की सदस्यता जा चुकी है। इसमें जो प्रमुख नेता हैं, आला नेता हैं, उनके लालू यादव, जयललिता, आजम खान, ये तरीके के नेता हैं। देश की कोई भी संस्था आजादी से काम नहीं कर रही है। कांग्रेस जीते तो इलेक्शन कमीशन भी सही है, ईवीएम भी ठीक है, हारे तो सब गलत कैसे हो जाता है। हमारे देश में संस्थाएं किसी और के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट, ईडी और सीबीआई सभी सिर्फ संविधान के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में पवन खेड़ा को बेल दी थी। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का सरकार के हाथ में है। बढ़ता हूं मैं आगे। चीन ने हमारे कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, राहुल गांधी ने कहा। हां, यह बात बिल्कुल सही है कि चीन ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन 1962 में अक्सई चीन पर कब्जा था। पंडित नेहरू की सरकार देखती रह गई थी। कांग्रेस की सरकार थी 1962 के अंदर। मैं बढ़ता हूं आगे। असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का अधिकार है। राहुल गांधी ने बोला भारत का बहुत बुरा हाल है, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ रेट 2022 की जो आई है वो आई है 7.2%। ये वाकई देशवासियों आपके लिए गर्व की बात है। कोरोना के बावजूद, यूक्रेन रूस के बावजूद, चरमराती विश्व की अर्थव्यवस्था के बीच हम खड़े हैं। यानी कुल मिलाकर तूफान आया हुआ है, लेकिन हमारा जहाज मुस्तैदी से चल रहा है। ये उसका प्राइम एग्जाम्पल है। मैं बढ़ता हूं बड़े सवाल की तरफ। बड़ा सवाल क्या है? मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी क्या देश का अपमान कर रहे हैं, जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर? मेरे साथ आज कई मेहमान हैं। मेरे साथ बॉलीवुड के एक्टर शहजाद खान हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं, ललित अंबरदार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर अजय आलोक हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अजय आलोक, आप क्या क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं सब समाप्त हो चुका है भारत के अंदर, सिस्टम समाप्त हो चुके हैं और यहां पर लोकतंत्र भी बचा नहीं है। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि राहुल को मजबूरन अमेरिका में जाके ये सब कुछ गिनाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है? अमित जी, हम थक गए। थक गए आप? क्यों? हम थक गए समझा के, बोल के। बता रहा हूं, अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है। अभी से थक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कांग्रेस तो तैयार खड़ी है। अरे मुझे सुन तो लीजिए पहले। देखिए, आप भी मुझसे थकने लगे तुरंत। हम थक इसलिए गए क्योंकि 2004 से समझाते 2024 आ गया। एक आदमी है जो समझने को तैयार ही नहीं है। डिस्कशन करते करते आपके साथ मुझे कम से कम 50 डिबेट हो गए होंगे कि राहुल गांधी की गलतियों पे हम लोग डिस्कशन करते करते आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूं। लेकिन एक आदमी है जो थकता ही नहीं, उसको बार बार वही गलती करने की आदत है। जो जिलेबी की तरह मुड़ा हुआ हो, उसको सीधा होना ही नहीं है। तो बात करके फायदा क्या है? तो मैं कहूंगा राहुल गांधी की बातें नहीं, मतलब बेसिकली रवीश गांधी की बातों पर अब कुछ कहने को बचा नहीं। अब आप देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन यहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो गई, यहां संस्थाएं खत्म हो गई हैं, यहां सब कुछ खत्म हो गया है। और बगल का एक देश है, वहां सद्भाव है। चाइना में सद्भाव था ना, आज ही और कल से रिपोर्ट आ रही है कि वहां मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है, उस पर आवाज नहीं निकली। लेकिन अमेरिका में जाके भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को ट्रीट नहीं किया जा रहा है, और अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो रहा है। ये विदेश की धरती पे जाके ये बोल छूटे हैं। क्या करें इसका भाई? पाकिस्तान में 19% हिंदू घट के 1% से नीचे हो गया, उस पर आज तक बोल नहीं निकला। लेकिन सीए एनआरसी पे बोल निकलने लगते हैं। उसका क्या करें भाई? तो समझा के अमीश देवगन थक गए, मैं थक गया, सब कोई थक गया, एक आदमी नहीं थकेगा। तो रवीश की बातों का क्या जवाब करें? आदत हो गई है ना अपने देश को नीचा दिखाने की विदेश की धरती पे जाके, क्योंकि यहां कोई सुनने वाला नहीं है। वहां ऑडियंस मिल गई सैन फ्रांसिस्को में, आधा से ज्यादा खालिस्तान समर्थक थे, नेशनल एंथम पे आधे से ज्यादा लोग नहीं उठा, और उसके बाद कहते हैं कि नेशनल एंथम का मॉक ड्रिल कर रहे हैं।
मतलब एक से एक लॉजिक है। सुरेंद्र जी को भी डिफेंड करते ठीक है, दिक्कत होती होगी 9 साल से। मैं सुरेंद्र राजपूत से जवाब देता हूं। सुरेंद्र राजपूत वो कह रहे हैं कि हम थक गए हैं राहुल गांधी को समझाते समझाते, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे हैं, तो कोई क्या करे। आपको लगता नहीं है कि वो गुरु नानक जी को वो कहते हैं कि उन्होंने थाईलैंड की यात्रा करी थी, उसके बाद वो कहते हैं भारत के अंदर जो है वो लोकतंत्र लगातार समाप्त हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि भारत में वो तमाम बातें ये कह रहे हैं, सुनी भी जा रही हैं, चर्चा भी हो रही है, अमेरिका में जाके बोलने से क्या फायदा हो जाएगा? तो ये नफरत का बाजार नहीं है? अमीश भाई, अजय आलोक चूंकि नए नए भाजपा में आए इसलिए थक गए हैं। आप नहीं थके, पूरी भाजपा नहीं थकी, पूरी भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती है कब राहुल गांधी विदेश जाएं, कब राहुल गांधी कुछ बोलें, कब इनके बेरोजगार मंत्रियों की, प्रवक्ताओं की फौज पूरी 37 लोग लगातार आकर के खड़े हो जाएं और वो बिल्कुल वो राजकुमार की तरीके से डायलॉग मारें कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ये कर दिया राहुल गांधी ने, वो कर दिया राहुल गांधी ने। अरे भाई, अगर आप राहुल गांधी को इतना महत्व नहीं देते हैं, मेरी आवाज मुझे मिल रही है, अगर आप राहुल गांधी जी को इतना महत्व नहीं देते हैं तो मत आइए डिबेट में, कौन रोक रहा है? अगर आप राहुल गांधी को महत्व नहीं देते हैं तो दूसरी बात यह है कि क्या नाम, ये जो न्यूज 18 पर आप पीएमओ के यहां से डिबेट करा रहे हैं, कौन रोक रहा है? हटा दीजिए ना, आज करा लीजिए महंगाई पर डिबेट, करा लीजिए देश की बेटियों पर डिबेट जो क्या नाम ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के धरने पर बैठी हैं और अपने मेडल तक वापस कर रही हैं, आमरण अनशन तक की बात कर रही हैं। है हिम्मत तो करा लीजिए डिबेट, क्यों नहीं कराते हैं आप डिबेट? चर्चा करी, बाकी ज्वलंत मुद्दों पर करा लीजिए। 2 दिन पहले ही चर्चा करी थी उस मुद्दे के ऊपर। रमेश भाई, मैं स्मृति ईरानी से भी सवाल पूछा था, पीयूष गोयल से भी सवाल पूछा था। जी बोलिए। वो स्मृति ईरानी के सवाल तो ये थे ना, स्मृति ईरानी तो एक महिला, क्या नाम है, मादा हाथिन मर गई थी केरल में, उनको पता चला वो वायनाड की में हाथिन मरी थी, दिन भर बैठी थी बाल खोल करके धरने पे, रोज लगातार बयानबाजी कर, लेकिन जब पता चला वायनाड की नहीं थी उसके बाद वो हो गई उसके। लेकिन महिलाओं के किसी मुद्दे पर, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर का मुद्दा हो, चाहे कहीं का भी मुद्दा हो, पूरे देश की बेटियों का मुद्दा हो, पहलवान बेटियों का मुद्दा हो, उनकी चुप्पी, चुप एकदम, एक शब्द नहीं बोली। सिली सोल वाले क्या बोलेंगे? तो ये शब्द है। अगर आप थक गए हैं अजय आलोक जी, अपनी पार्टी से कहिए कि अपना ये इन मुद्दों पर बहस कराएं और इन मुद्दों पर आए आप हमारे सामने। ठीक है, अजय आलोक से जवाब लेते हैं। ठीक है, बात करेंगे। अजय आलोक, आपके थकने को पकड़ लिया कांग्रेस। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। ठीक है, आपने बोला अपनी बात को 1.5-2 मिनट रखा, अब उनकी बात को सुनिए। बड़ा मसला है अमित भाई। डॉक्टर नहीं, आपने मुद्दों की बात करी ना, तो मैं मुद्दों पे बता रहा था, लेकिन अब आप जो है मत बोलने दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, ऐसा है, मैंने थकने की बात कही कि राहुल गांधी से सिर्फ हम नहीं थके हैं, कांग्रेस पार्टी भी थक गई है। इसलिए सुरेंद्र राजपूत भी इंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, सजा हो गई, हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, अब शायद सजा भी हो जाएगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनेंगे। इसलिए सुरेंद्र जी ने एक बार भी अमेरिका की चर्चा नहीं की कि राहुल जी ने जो कहा है, देखिए हंस भी रहे सुरेंद्र जी, राहुल जी ने अमेरिका में जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है, इस पे एक बार भी चर्चा नहीं की। बिल्कुल। अब एक मिनट सुनिए, मेरी भी सुन लीजिए, इतना देर से तो आप बोले लगातार, इतनी देर से आपके मित्र बोलने नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी, सुनिए राहुल गांधी जी ऐसे, अच्छा चलिए, आपके हिसाब से तो पीएमओ से उनको निर्देश आता है डिबेट करवाने का, है ना, तो उसी के हिसाब से वो डिबेट करवाते हैं। आपके हिसाब से चले तो दुनिया में तो हर चीज गाड़ी वहीं से चल रही है। आप हाँ बिल्कुल सहमत, आप ही कह रहे हैं। अरे कहां जा रहे हैं, चक्कर में पड़ गए। उनके अनुसार कांग्रेस के कई नेता पीएमओ से चल रहे हैं, आप नहीं जानते हैं। उनके कई नेता पीएमओ से चल रहे हैं कांग्रेस के अनुसार। ये अपने नेताओं पे शक करते हैं, वर्किंग कमेटी में कहते हैं फोन बंद की जाइए। मतलब ये हो गया पीएमओ इतना कमजोर हो गया आपका, इनके शब्दों में हिकारत, मतलब पीएम कमजोर हो गया। आप ये कहते हो नरेंद्र मोदी जी कमजोर हो गए, और मीडिया के प्रति इतनी इज्जत है, तो ये खुद कांग्रेस पार्टी डिबेट में क्यों आ जाती है भाई? बताया करे डिबेट में, मुझे अभी कह रहे थे डिबेट में क्यों आ जाते हैं या दूसरे चीज पर डिबेट करवाएं। अगर यही हाल है मीडिया का तो डिबेट में आप लोग क्यों आते हैं बताइए? हमारी आवाज गूंज रही है, उसको बोल दो। ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन आगे बात अलग है सुरेंद्र जी। बात यह है कि देश की लगातार बेइज्जती कर रहा है ये इंसान, ये देश पे बोझ हो गया है। आप ये बताइए, गलत बात, आप भगवान को कंपेयर करेंगे?
मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। ने नरेंद्र मोदी जी को भगवान से कंपेयर किया। एक मिनट, बोझ हो गए आप, भगवान से भी ज्यादा बोझ हो गए नरेंद्र मोदी, ये कहीं से सही बोझ हो गई है भाजपा, ये कहीं से सही था, हाँ या ना? एक मिनट, ये कहीं से सही था, हाँ या ना? क्या राहुल गांधी की कभी हिम्मत होगी किसी व्यक्ति को अल्लाह से कंपेयर कर दें? क्या राहुल गांधी की कभी हिम्मत होगी किसी व्यक्ति को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर कर दें? मतलब ही अल्लाह है। आपको बिल्कुल हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता से नफरत क्यों है? सेंगोल के सामने प्रधानमंत्री जी दंडवत प्रणाम कर रहे थे, उसका आपने मजाक उड़ाया। एक मिनट, उसका आपने मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने क्या सही किया? सेंगोल जो सत्ता हस्तांतरण की चीज है, जिसके हिसाब से देश को चलना चाहिए, जो हमारी भारतीय परंपरा की रीत है, कभी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं था। इन सब बातों को आप क्या एक्सेप्ट करते हैं? सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था, और उसी के शस्त्रास्त्र के हिसाब से हिंदुस्तान चलता था। चोला परिवार। क्या बोल रहे हैं आप सुरेंद्र जी? आप क्या कह रहे हैं? सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं था, हमारा संविधान था। 47 में आजादी मिली, हमारा संविधान कब आया? हमारा संविधान 1947 में था क्या? भारत को संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कब दिया? आप उतावलेपन में क्या बात बोल रहे हैं? भारत का संविधान हस्तांतरण का हिस्सा था, कैसे हो गया? जब वो संविधान बना ही नहीं था तो हिस्सा कैसे हो गया? जब वो संविधान हिस्सा ही नहीं था तो वो प्रतीक कैसे हो गया? पॉइंट ये है, हस्तांतरण का भारतीय समाज, भारत सरकार का कभी प्रतीक नहीं था, और जिस दिन से संविधान आ गया उस दिन से हमारा संविधान की किताब सत्ता हस्तांतरण की प्रतीक थी। तो पंडित नेहरू ने क्यों ली थी ये? सेंगोल ने कभी भी, पंडित नेहरू ने क्यों ली थी ये? अरे 500 से ज्यादा प्रतीक चिन्ह पंडित नेहरू ने लिए थे, प्रतीक चिन्ह सारे के सारे अच्छा, ठीक है, आपने बोला प्रतीक चिन्ह था। हाँ। तो ये आनंद भवन में क्या कह के रखा हुआ था? वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू। वहां पर ये कह के क्यों रखा था वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू? अगर पंडित नेहरू की ये वॉकिंग स्टिक थी तो उसका मजाक उड़ाना सही है। राहुल जी के परनाना लगे पंडित नेहरू, तो अपने परनाना की वॉकिंग स्टिक का मजाक उड़ाना जायज है? आपको लगता है आप उड़ाएंगे ऐसे, या मैं उड़ाऊंगा ऐसे? मैं दो बातें बहुत स्पष्ट कहता हूं अमीश देवगन, आप जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार के मुंह से सफेद झूठ अच्छा नहीं लगता। पहली बात, वो आनंद भवन में नहीं था, राजकीय अभिलेखागार में था। आपको ये माफी मांगनी चाहिए देश से। ये मिस इन्फॉर्मेशन। इलाहाबाद म्यूजियम में था, उससे पहले आनंद भवन में था। हाँ। उससे पहले आनंद भवन में था, कभी नहीं था। आप इस समय आनंद भवन में नहीं, क्या नाम, राजकीय अभिलेखागार में था। आपको क्षमा मांगनी किस नाम? अच्छा चलिए, आपकी बात को ऊपर रख लेता हूं सर। किस नाम से था ये तो बताइए, किस नाम से था? ऊपर मत रखिए, किस नाम से था? किस नाम से था? हाँ, किस नाम से था? प्रतीक, हाँ वो भी सुन लीजिए। हाँ बताइए, वो भी सुन लीजिए। जी जी प्लीज। प्रतीक सुनहरी छड़ी, वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू के नाम से था। छड़ी, वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू के नाम से था। बिल्कुल नहीं। मेरे पास विजुअल्स हैं, मेरे पास तस्वीरें हैं, और उस पर लिखा गया है। अगर पंडित नेहरू की ये वॉकिंग स्टिक भी थी तो राहुल गांधी ने मजाक क्यों उड़ाया? बिल्कुल। अब किसी क्या नाम, नेहरू जी राजदंड को, जो चोल राज के हैं, जो चोला राज का राजदंड हो सकता है, वो नेहरू जी की क्या नाम छड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेहरू जी सबका सम्मान करते थे। आप लोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं और विषयांतर करते हैं, और जब आप फंस जाते हैं, आप बोल रहे हैं, मैं अभी आपको एक्सपोज कर रहा हूं। सिर्फ आप अपना चाटुकारिता करने के लिए झूठ ये बोल रहे हैं अमीश, इतना झूठ बोल जाएंगे अमीश। झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं जिसमें लिखा हुआ है गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू। गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू। पंडित नेहरू को भेंट सुनहरी छड़ी। मैं तस्वीर दिखा सकता हूं आपको। सुनिए, सुनहरी छड़ी, हाँ, पंडित नेहरू को भेंट सुनहरी छड़ी, गोल्डन वॉकिंग स्टिक, अंग्रेजी में लिखा हुआ है गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू। उसी तस्वीर के अंदर लिखा हुआ है। आपको सेंगोल का मजाक उड़ाना है, भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाना, आप उड़ाए। आपको सेंगोल का मजाक उड़ाना है,
आपको हिंदू रीति धर्म का मैंने मजाक तो उड़ाना कुछ है कहा ही सिर्फ नहीं। सत्ता की चाटुकारिता के लिए। देखिए अब कौन किसकी चाटुकारिता की कर रहा है मुझे तो पता चाटुकारिता नहीं है, मत कीजिए। लेकिन मुझे यह जरूर लग रहा है कि अभी आप जिस आवेश में आप बह रहे हैं, जिस आवेश में आप बह रहे हैं, आप तो पंडित नेहरू को भी डिनाई कर रहे हैं, पंडित नेहरू को भी डिनाई कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, मैं एक मिनट, मैं मेरे पास जो तस्वीर है मैं उसको जूम इन करके दिखाता हूं, थोड़ी देर में मैं चैनल पे भी दिखाऊंगा वो क्या लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं। गोल्डन स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू, गोल्डन स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू, ये बिल्कुल क्लियरली इसमें लिखा हुआ है और उसी के नीचे ये बात लिखी हुई है। और कुल मिलाकर अगर वो पंडित नेहरू को गिफ्ट करी हुई गोल्डन स्टिक भी है और वॉकिंग स्टिक भी है, कुछ भी है, उनके परनाना को दी गई है, क्या उसका मजाक उड़ाना जायज है? मैं व्यूअर्स आपसे पूछ लेता हूं, इसके आगे मुझे इस विषय पर कुछ नहीं कहना है। डॉक्टर अजय आलोक, 40 सेकंड्स, रिस्पॉन्ड। बेकार के मुद्दे बना रहे हैं आप। सबसे पहली बात कि सुरेंद्र जी को इस बारे में सुरेंद्र जी को इस बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। ये 1947 में जब ब्रिटिश शासन नेहरू जी को एक प्रधानमंत्री के तौर पे सेंगोल दिया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन की किताब में फोटो के साथ है कि सेंगोल गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, नॉट टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस सेंगोल को प्रधानमंत्री के तोशागार में ना रख करके, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण हो रही थी, इसे भेज दिया गया आनंद भवन में पर्सनल प्रॉपर्टी बना के। ये जो आप नीचे हुए लिखा हुआ दिखा रहे हैं, ये वहां पे आनंद भवन में, बाद में नेशनल आर्काइव म्यूजियम इलाहाबाद में लिखा हुआ था, गोल्डन स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू। इट वॉज नॉट अ गोल्डन स्टिक, ये थी सेंगोल जिसे भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था। और इसे तोशखाना में, संसद में तो नहीं रखा, तोशखाने में भी जमा नहीं किया, ले गए आनंद भवन उठा के। ये होता है सत्ता का नाजायज इस्तेमाल करना। लेकिन वो मेरी इलाहाबाद म्यूजियम में मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी कि एटलीस्ट आई वुड नॉट हैव लाइट डाउन, एटलीस्ट आई वुड नॉट हैव लाइट डाउन। इनको बेसिकली हिंदू सभ्यता, सुरेंद्र राजपूत, अनुराग ठाकुर कहते हैं राहुल गांधी मोदी को अपमानित नहीं करते, देश को अपमानित करते हैं जब वो देश के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं जवाब दूं जी। दो चीजें हैं अमीश देवगन जी, आप तो बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं। मोदी का विरोध और मोदी सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। अनुराग ठाकुर, अगर मोदी जी ने गलत काम किए हैं, महंगाई बढ़ी है, अगर मोदी जी ने गलत काम किए, मोदी सरकार ने गलत काम किए हैं, तो उनको कहा जाएगा, क्योंकि मोदी कोई देश नहीं है ना मोदी भगवान है। एक बात। दूसरी बात, ये अपने आप में सच है कि 38,000 किलोमीटर नेहरू जी के समय में चीन के पास भारत का एक हिस्सा गया था, अक्साई चीन का, और उसके बाद 1,000 से 2,000 किलोमीटर के बीच का हिस्सा अब गया है पेंगोंगसो लेक में, दौलत बेग ओल्डी के पास, और हम लोग फिंगर 13 तक पहले जाते थे। अब पूरा प्रूफ है, अगर आप आर्मी के भी जर्नल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज की डेट में हम कहां तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आज की डेट में आर्मी चीफ से हमारी बात हुई, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मालूम, अगर पहले आर्मी के चीफ सही कह रहे हैं या आप सही कह रहे हैं? आप भगवान हो गए। नहीं, मैं तो कोई भगवान की बात ही नहीं कर रहा। आपको हर बात में भगवान आजकल याद आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आर्मी के चीफ, अगर मैं आर्मी के चीफ की बात पे यकीन करूं या राहुल गांधी की बात पे यकीन करूं, आर्मी के चीफ सही है या राहुल गांधी सही है? सुन लीजिए, आर्मी के चीफ सही है, राहुल गांधी सही? सेना बिल्कुल सही है, तो वो वही कह रही है कि कुछ नहीं गया। सेना को पढ़ लीजिए, आपको फिर से मैं बताता हूं, सेना का बड़ा स्पष्ट रूप से चीन की आर्मी ने बताया भाई। पहले हम वो क्या नाम फिंगर 13 तक, अरे बकवास मत कीजिए अजय आलोक, देश के मुद्दे पर मजाक मत बनाइए। चीन की आर्मी बताती है आपको, झूला झुलाते हो आप, नहीं भारत की आर्मी आपको क्यों रिपोर्ट करेगी? पिलाते हो आप, भारत की आर्मी आपको क्यों रिपोर्ट करेगी राहुल गांधी को? पीएलए चीन के राजदूत को मिलते हुए देखा है हम लोगों ने। हम बता रहे हैं ना, गलवान के लड़ाई के समय चीनी राजदूत के साथ डिनर करते हुए तो पूरा देश ने देखा है। तो मतलब कि चीनी आर्मी ने ही आपको ये सूचना दी है ना? चीन के राष्ट्रपति को जो 20 हमारे सैनिकों का हत्यारा राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति छोड़िए, चीन का जब गलवान चल रहा था तो चीन के राजदूत के साथ बैठ के डिनर कर रहे थे, चाउमीन खा रहे थे। तो ये सारा जो फिंगर 14 फिंगर 13 फिंगर बोल रहे हैं, ये चाइनीज आर्मी ने जानकारी दी क्या? के बाद इंडोनेशिया, सद्भावना वाला देश है ना चीन, हो सकता है दे दी हो। राहुल गांधी के साथ बहुत सद्भावना है चीन की। कह तो रहा हूं, ये बकवास की है ना बातें चीन के सिर्फ साथ। भाजपा ही कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं आप सद्भावना हमारे साथ वाला देश है।
अच्छा, एक सवाल मैं चाय पूछना पिलाओ चाहता हूं। आप, झूला झुलाओ आप, पैर पकड़ो अच्छा, ठीक आप, है, लाल आंख ना दिखाओ आप। अरे भाई, सद्भावना वाला देश आप ही कह रहे अच्छा थे। ठीक है, राहुल गांधी कह रहे डॉक्टर हैं। अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग होल्ड ऑन, डॉक्टर देखा है अजय तो लोग चाय होकर सुरेंद्र पिलाता राजपूत होल्ड ऑन। दुश्मन आप देश दोनों का आप एक सवाल अजय आलोक मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सदस्यता चली जाएगी और बोलने पे चली जाएगी, और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विपक्ष का होना नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है संस्थाएं विपक्ष का साथ दे। वही, ये आश्चर्यजनक है, ये अद्भुत है अपने में कि कोई राजनीतिक दल ये सोचे कि देश की संस्था उनकी मदद करेगी, और राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी देश की संस्थाएं हमारी मदद नहीं कर रही हैं। इसका मतलब जानते हैं अमीर जी कितना भयानक हुआ? क्या आज से 9 साल पहले तक इस देश में संस्थाएं राजनीतिक दलों की मदद करती थी, और यही देख के राहुल गांधी बड़े हुए, यही देख के राहुल गांधी जवान हुए, और यही देख के राहुल गांधी अब प्रौढ़ावस्था में आ गए 53 साल की उम्र तक। और ये पिछले 8-9 साल से जो हो रहा है कि संस्थाएं किसी राजनीतिक दल को मदद नहीं कर रही हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं। ठीक है, सुरेंद्र की बात तो राहुल गांधी को इतिहास से सबक लेना चाहिए। लेकिन वो कह रहे मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी सदस्यता चली जाएगी, मैंने सोचा नहीं था कभी मेरी सदस्यता चली जाएगी कुछ बोलने। इसलिए क्योंकि प्रोप्राइटरशिप है ना, प्रोप्राइटरशिप है, इस देश पे तो राज कर रहे हैं, उनकी सदस्यता कौन लेगा, ये दिमाग में बैठा हुआ था। ठीक है, ओके, शांत। अब सुरेंद्र राजपूत मेरा पॉइंटेड सवाल है। सुरेंद्र आपसे मेरा पॉइंटेड सर मेरा पॉइंटेड सवाल है। राहुल गांधी, व्हाट डज राहुल गांधी मींस व्हेन ही सेज कि लोकतंत्र का मतलब सब विपक्ष का होना नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है संस्थाएं विपक्ष का साथ दें। ये क्या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि संस्थाएं विपक्ष का साथ दें? मैं आपको वही चीज है, ये दुर्भाग्य है देश का अमीश भाई कि 2014 से पहले आप स्वयं सत्ता पक्ष से सवाल पूछते थे, संस्थाएं क्या नाम पत्रकार स्थायी विपक्ष हम आज भी पूछते हैं सरकार से सवाल। के बाद पत्रकार आज भी सवाल पूछते हैं सरकार से। आप बीच में मैंने प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सबसे सवाल पूछे, सबसे सवाल पूछे। 1 मिनट अनइंटरप्टेड सोनिया गांधी जी से सवाल पूछने का मुझे मौका नहीं मिला, कभी मौका मिलेगा तो सवाल पूछूंगा उनसे। बोलिए। चूंकि आपके पास माइक है और आप स्टूडियो में बैठे हो, आप मुझे 1 मिनट का, चूंकि अजय आलोक जी ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 1 मिनट हमें बोल लेने दीजिए, वरना तो जैसे कहते हैं ना, लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। एक मैं भी तो अगर आपको नहीं बोलने देना है कोई बात नहीं। ना लश्कर हमारा है, ना सिस्टम हमारा है, हम तो सिर्फ जनता के प्यारे हैं सर, जो जनता कहती है वही रख देते हैं सामने, वही रख देते हैं सामने, तभी आपार प्रेम है जनता का आर पार को, इसलिए नंबर 1 कार्यक्रम है सर। वही आर पार को तो कहते हैं कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है, हम झूठे हो जाते हैं आपकी मासूमियत पे भाई। सुन लीजिए अब हमारी बात, 2 बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात है चीन के संदर्भ में, बिल्कुल सच कहा जय आलोक ने, अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या नाम, ये अक्साई चीन में 38,000 किलोमीटर गया, और 2,000 किलोमीटर इनके पास में से गया है अभी इधर। इनकी हिम्मत आज की डेट में, सर्वशक्तिमान भारत है, ये 40,000 किलोमीटर नरेंद्र मोदी जी को वापस लाना चाहिए। अगर नहीं लाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। एक बात। अब आप आ जाइए दूसरा, संस्थाओं पर, बहुत जिम्मेवारी से संस्थाओं पर, निश्चित तौर पर चाहे कोई भी संस्था हो, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, जितनी भी ये संस्थाएं हैं, सब पर आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पहरा है। इसीलिए सिर्फ विपक्ष के ऊपर ये लोग हमला करते हैं। ईडी के 95% केसेज विपक्ष के। बड़ी खबर आ रही है, नसीरुद्दीन शाह, फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बारे में इस समय बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है व्यूअर्स। नसीरुद्दीन शाह ने अब तक का सबसे बड़ा विवादित बयान दे दिया है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने भारत की तुलना नाजी और जर्मनी से कर दी है। नाजी के दौर में भी बंदिशें थी, आज के भारत में भी बंदिशें हैं। भारत उसी रास्ते पर चल पड़ा है। द केरल स्टोरी का हिट होना बहुत गलत है। शासक की पसंद की फिल्में अब बन रही हैं। नसीरुद्दीन शाह ने बड़ा विवादित बयान दिया है। मैं सीधा रुख कर लेता हूं, मेरे साथ कई मेहमान हैं, मैं सीधा रुख कर लेता हूं शहजाद खान का। जाने माने अभिनेता शहजाद खान, मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे
क्या आपको लगता है नसीरुद्दीन शाह ने लाइन को क्रॉस किया है जो बात उन्होंने बोली है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, नसीरुद्दीन शाह साहब बहुत ही वेटरन और बहुत ही काफ़ी समय से इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में है, बहुत शानदार एक्टर है और हर आदमी को अपनी मन की बात बोलने का पूरा हक है। एक बहुत बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है करण थापर साहब, उनकी इंटरव्यू ले रहे थे नसीरुद्दीन शाह साहब की, वो तो उन्होंने शायद उसमें भी कहा जो मैंने अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने जो कहा जो उनको लगा उन्होंने कहा, उसमें क्या गलत कहा? नहीं, तो आपको लग रहा है नाजी का भारत है ये? आपको लग रहा है भारत नाजी के भारत की तरफ बढ़ रहा है? नाजी का भारत, देखिए नाजी और शाजी की बात नहीं है, लेकिन जो हिस्ट्री सब्जेक्ट हम सबको स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है, उसके लिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास में पहले क्या क्या हुआ था और हमें जो इतिहास में गलतियां हुई है, जो भी चीजें हुई है, हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए। नहीं, पर क्या कैसे आप अपने दिल की बात नहीं रख पा रहे? फायदे के लिए उठा लीजिए। आप अपने दिल की बात नहीं रख पा रहे? मैं अपने दिल की बात पे अरे भाई अमीश भाई, आप बोलने का मौका तो दो यार। आप देखिए, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि जो होस्ट होता है वो उसे बहुत न्यूट्रल रहना चाहिए। यू नो, ही शुड बी वेरी न्यूट्रल, लेट द पैनलिस्ट स्पीक, अपनी विचारधारा रखे, उसके बाद आप उस पर टिप्पणी कीजिए। तो आपने अपने विचारों को रखा, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप कह रहे हैं कि मेरा भारत, हमारा भारत, मैंने अपना भारत हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वो बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, तो उनको लगा, उन्होंने ठीक है, उनको बिल्कुल एक होस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन देश के प्रति वफादार भी होना चाहिए। बिल्कुल, देश के प्रति वफादार भी होना चाहिए। तो उस भारत में आप अपनी बात रख पा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री ने बहुत बड़ी बात बोली है। अब से कुछ देर पहले, मैं ब्रेक के बाद उस खबर पे आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। किया गया था इस घर को, ये पूरा यहाँ पर खंगाला गया है। हालांकि छापेमारी के बाद भी पुलिस को चाकू नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए वीरू को अपने साथ ले गई। किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, जिसका रोल आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हमारा कोशिश है। इसी तरह दिल्ली पुलिस ने साहिल के कुछ और दोस्तों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, ताकि हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जा सके। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिग लड़की की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की नजर साहिल के दोस्तों पर टिक गई है, क्योंकि शक जताया जा रहा है कि जिस दिन हत्या को अंजाम दिया गया उस वक्त वहां साहिल के कई दोस्त मौजूद थे। और ये शक तब गहराया जब हत्याकांड से ठीक पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साहिल घटना वाली जगह पर एक लड़के से बात करता दिखाई दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद वो लड़का वहां से चला गया था। ये वीडियो 28 मई की रात 8:44 का है। इसके कुछ देर बाद ही साहिल ने लड़की की हत्या कर दी थी। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस को शक है कि इस घटना के वक्त उसके कई दोस्त इसी इलाके में आसपास मौजूद थे। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उन लड़कों को भी पूछताछ में शामिल किया है जो वारदात की रात वहां नजर आए थे। इसके अलावा पुलिस के रडार पर वो सभी लड़के हैं जो घटना से पहले और घटना के बाद साहिल के संपर्क में थे। उधर दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि नाबालिग लड़की की हत्या के करीब आधे घंटे तक उन्हें किसी ने भी वारदात की जानकारी नहीं दी। दिल्ली के रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में 28 मई की रात 16 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसका वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि साहिल ने पहले उस लड़की को चाकुओं से गोदा और फिर पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। इस दौरान वहां से कई लोग गुजरते दिखाई दिए, लेकिन कोई भी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आया। इसी वजह से साहिल हत्या के बाद वहां से फरार हो गया था। और अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि लड़की की हत्या के करीब आधे घंटे तक किसी ने भी घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी। मतलब सड़क के किनारे 30 मिनट तक उस लड़की का शव पड़ा रहा। घटना के वक्त वहां से गुजर रहे किसी ने भी पुलिस को फोन करने तक की जहमत नहीं उठाई। बाद में पुलिस को एक मुखबिर से घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। इस बीच पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस अब उन 6 लड़कों की तलाश में जुटी है जो नाबालिग लड़की की हत्या के वक्त वहां मौजूद थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात के वक्त घटना वाली जगह पर साहिल के जानने वाले 8 लड़के मौजूद थे, जिनमें 2 की पहचान कर ली गई। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस अब बाकी बचे उन 6 लड़कों की तलाश में जुटी है, जिन पर घटना के दौरान वारदात वाली जगह पर होने का शक है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 28 मई की रात जब साहिल लड़की की हत्या कर रहा था, उस दौरान वहां से कई लड़के गुजरे थे। पुलिस का दावा है कि सारे लड़के सीसीटीवी वीडियो में नजर भी आ रहे हैं। इसलिए पुलिस को शक है कि लड़की की हत्या की साजिश सोची समझी प्लानिंग के तहत की गई थी। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि घटना वाले दिन सुबह के वक्त लड़की का साहिल से झगड़ा हुआ था। इसके बाद साहिल अपने 2 दोस्तों से मिला था, जिनसे उसने लड़की को सबक सिखाने की बात कही थी।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका और चीन एक बार फिर भिड़ गए हैं। साउथ चाइना सी के ऊपर चीन और अमेरिका के विमान का आमना सामना हो गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ठन गई है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन का विमान जानबूझकर उसके विमान के सामने आया क्योंकि वो उसे उकसाना चाहता था, जबकि चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उसे भड़काने की कोशिश की क्योंकि वो लगातार साउथ चाइना सी के आसपास अपने जहाज और लड़ाकू विमान भेज रहा है और इसीलिए चीन ने साउथ चाइना सी के ऊपर अपने विमानों की गश्त बढ़ा दी। लेकिन इसी दौरान अमेरिका और चीन के विमानों का आमना सामना हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने इसे चीन की उकसाने वाली हरकत बताया, जिसका चीन ने विरोध किया। यह घटना पिछले हफ्ते की है, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें अमेरिका और चीन के विमान बहुत करीब नजर आए और किसी फिल्मी सीन की तरह चीन का J-16 लड़ाकू विमान अमेरिका के जासूसी विमान RC-135 के सामने से गुजरा। चीन का विमान जब अमेरिकी विमान के नजदीक से होकर निकला तो RC-135 का कॉकपिट हिलने लगा। ये घटना पिछले हफ्ते की बताई गई, जिसका वीडियो सामने आते ही अमेरिका और चीन भिड़ गए, क्योंकि ये घटना साउथ चाइना सी के ऊपर हुई, यानी कि समंदर के उस हिस्से में हुई जिसे चीन अपना बताता है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है जो दक्षिण और पूर्व में चीन की सीमा से लगता है और इसीलिए चीन समंदर के इस हिस्से को अपना बताता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं मानता। यही वजह रही कि उसे चीन की हरकत उकसाने वाली लगी, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर यही आरोप लगा दिया। इधर मुंबई में एक मॉडल ने तनवीर खान नाम के एक शख्स पर लव जिहाद का आरोप लगाया। आरोपी तनवीर खान झारखंड की राजधानी रांची में एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, जिसके खिलाफ मॉडल ने मुंबई के वर्सोवा थाने में केस दर्ज कराया, जिसमें उसने तनवीर खान पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और रेप का आरोप लगाया। ये मुझ पे दबाव बना रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन करूं और मैं इससे शादी कर लूं। पीड़ित लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि तनवीर खान ने उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच रखी हैं, जिनके जरिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं आरोपी तनवीर खान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और उल्टा मॉडल पर ही आरोप लगा दिए। बिजनेस लॉस कर दिया तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। मॉडल की FIR के बाद मुंबई पुलिस ने केस को रांची ट्रांसफर कर दिया, जहां मॉडलिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले तनवीर खान पर नाम बदलकर दोस्ती करने का आरोप लगा। पीड़ित मॉडल का आरोप है कि तनवीर खान ने अपना नाम यश बताकर उसके साथ पहले दोस्ती की और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और तैयार नहीं होने पर जान से मारने के साथ परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। पीड़ित के मुताबिक 2021 में वो तनवीर खान के इंस्टीट्यूट में मॉडलिंग की ट्रेनिंग के लिए रांची गई थी। वहां उसकी मुलाकात आरोपी तनवीर खान से हुई, लेकिन तब उसने अपना नाम यश बताया था। मुझे 4 महीने बाद लगभग पता लग गया था कि इसका नाम तनवीर है, जबकि आरोपी तनवीर खान ने दावा किया कि उसने कभी भी अपनी पहचान नहीं छिपाई। मैंने भागलपुर में शो किया था 2018-17 में, जिसमें मैंने बोला था मैं तनवीर खान हूँ और मुझे मेरे पास ज्वाइन किया इसने। हालांकि पुलिस तनवीर पर लगे आरोपों की जांच में जुटी है। उधर ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने के योग्य माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस अब चलता रहेगा। इस फैसले के आने के बाद वाराणसी में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। यह 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, यह सभी सनातन धर्मियों की जीत है, मंदिर समर्थकों की जीत है। यह जो है श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर वाराणसी की अदालत में केस दाखिल किया गया था, जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने आपत्ति दायर की थी। इस बीच उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन की जासूसी वाली सैटेलाइट लॉन्च के कुछ समय बाद ही क्रैश हो गई। किम की यह सैटेलाइट अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की जासूसी के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन किम जोंग उन का इन देशों की जासूसी वाला सपना चकनाचूर हो गया और उसकी सैटेलाइट लॉन्च होते ही क्रैश हो गई। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक लॉन्च के दौरान ही अचानक सैटेलाइट में खराबी आ गई, जिसके बाद वो आसमान से गिरने लगी और उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट के पास समंदर में जा गिरी। हालांकि गनीमत ये रही कि सैटेलाइट जापान या दक्षिण कोरिया में नहीं गिरी, नहीं तो एक और युद्ध हो सकता था, क्योंकि किम जोंग उन से इनकी दुश्मनी जग जाहिर है। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन कुछ दिनों बाद एक बार फिर स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। वहीं उत्तर कोरिया की सैटेलाइट क्रैश होने के बाद दक्षिण कोरिया और जापान में अलर्ट घोषित कर दिया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में सायरन की आवाजें सुनाई दी और दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक वहां मिसाइल हमले का डर सताने लगा, जिसके बाद राजधानी सोल में मौजूद लोगों को गवर्नर की ओर से मोबाइल में अलर्ट मैसेज भेजा गया। इस मैसेज के बाद वहां दहशत मच गई। हालांकि कुछ देर बाद सोल के गवर्नर ने अपनी गलती मान ली। 우주 발사체와 관련한 서울시의 경계 경보 문자로 उत्तर कोरिया ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की जासूसी के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया था। उसकी सैटेलाइट लॉन्च होते ही क्रैश हो गई, जिसका मलबा उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट के पास समंदर में मिला था। उधर रूस की सेना ने यूक्रेन की नौसेना के आखिरी वॉरशिप यूरी ओलिफरेंको को तबाह करने का दावा किया। पुतिन की सेना के मुताबिक ये जंगी जहाज यूक्रेन के ओदेसा में तैनात था, जिसे नष्ट करने का दावा किया गया। रूस की सेना के मुताबिक यूरी ओलिफरेंको वॉरशिप यूक्रेन के ओदेसा बंदरगाह पर तैनात था, जिस पर पश्चिमी देशों के घातक हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी।
लेकिन दावा है कि रूस की सेना ने आसमान से कई मिसाइलें गिराकर उस वॉरशिप को तबाह कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पिछले साल जून में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरी ओलिफरेंको वॉरशिप पर तैनात स्टाफ को सम्मानित किया था। इस बीच मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक से रूस इस कदर आग बबूला हो गया कि उसने इन हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बता दिया। अमेरिका में मौजूद रूस के राजदूत ने अमेरिका पर यूक्रेन को उकसाने का आरोप लगाया और दावा किया कि पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए भड़का रहा है। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक की व्हाइट हाउस ने अनदेखी की। हालांकि इससे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वो इन हमलों का समर्थन नहीं करते। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम आर पार। इस समय की सबसे ब्रेकिंग स्टोरी है, अनुराग ठाकुर का बयान आया है नसीरुद्दीन शाह पर। अनुराग ठाकुर ने बोला है कि फिल्म बनाने के लिए सबको आजादी है, बयान देने वाले राजनीति करें, राजनीति में शामिल होकर अपना काम करें। यानी नसीरुद्दीन शाह रेगुलर ऑफेंडर है। मैं ये रेगुलर ऑफेंडर की बात इसलिए कह रहा हूं, इन्हें पहले भारत में डर लग रहा था, अब ये कह रहे हैं कि भारत नाजी होता जा रहा है, नाजी के जर्मनी जैसा होता जा रहा है। मेरी आपत्ति है इस बात के ऊपर कि मेरा भारत नाजी की जर्मनी जैसा नहीं है। और नसीरुद्दीन शाह भारत में ये बात कह रहे हैं, किसी और मुल्क में नहीं कह रहे। ये बात वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जर्मनी में नहीं कह रहे, वो भारतवर्ष में ये बात कह रहे हैं। क्या हम अपने देश को हिटलर के देश से और नाजी के देश से कंपेयर करेंगे? ये बात है। नसीरुद्दीन शाह पर अनुराग ठाकुर का काउंटर अटैक है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ ललित अंबरदार भी हैं, मेरे साथ शहजाद खान भी हैं। शहजाद खान, भारत में ही तो रह के नसीरुद्दीन शाह इतनी बात कह पा रहे हैं, और अनुराग ठाकुर ने अब जो कि INB मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि अगर उनको राजनीति करनी है तो राजनीति करें, फिल्म बनाने की आजादी तो सबको है। 40 सेकंड। नसीरुद्दीन शाह साहब एक्टर है, वो प्रोड्यूसर थोड़ी है। वो एक्टर है, उनको जो लगा उन्होंने कहा, और बाकी उनकी मर्जी। उसमें इतना बड़ा ये सब हल्ला गुल्ला मचाने की क्या जरूरत है? पर वो काम तो कर ही रहे हैं। और देखा जाए तो हो रहा है, हाँ कर ही रहे, तो उसमें क्या है? हमारा उनका देश है, यहाँ पैदा हुए, वो यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए, तो काम क्या यही करेंगे? इसी मिट्टी ने उनको शौहरत दी, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? फिर तो उन्हें जर्मनी और नाजी जैसा देश कैसे दिख गया? मतलब जर्मनी के नाजी के जर्मनी और हिटलर के जर्मनी जैसा देश कैसे दिख रहा है? भाई ये उनको देखा होगा, उनको लगा होगा हालात ऐसे हो रहे, हर वक्त इलेक्शंस के टाइम ऐसी ऐसी पिक्चरें आ रही है। इससे पहले एक फिल्म आई थी फाइल्स नाम की, और जिस तरह से बड़े बड़े पोस्ट पर मतलब हमारे वजीर आला जो है इस फिल्म का प्रचार कर रहे इलेक्शन में, तो ये सब चीजें देखते ही ना लोग, सबकी आंख नाक कान सब चीज खुली है, और हर आदमी को बोलने का हक है, डेमोक्रेसी है। जी बिल्कुल, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जवाब ले लेते हैं। कुछ लोग देखकर अनदेखा कर देते हैं, कुछ देखकर अनदेखा कर देते हैं। ललित अंबरदार, नसीरुद्दीन शाह को क्यों भारत में अब हिटलर के जमाने की याद आ रही है, नाजी के जमाने की याद आ रही है? और उनका यह भी कहना था केरल स्टोरी का, जो ये बहुत बड़ा बयान है उनका, उन्होंने बोला फिल्म का हिट होना जनता के हाथ में होता है, और ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। आप भी थिएटर से हैं, आप भी एक्टिंग करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, मेक योर पॉइंट। ललित अंबरदार। अमित जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही है। आपने कहा जो अमेरिका में विदेश जमीन के ऊपर जो भारत के खिलाफ प्रचार हो रहा है, और साथ ही साथ कॉन्करेटली हिंदुस्तान के अंदर किसी और ने मोर्चा संभाल रखा है, क्या यह संयोजित है? मैं इस ओपिनियन का हूं कि यह संयोजित है, क्योंकि आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जाने वाले अमेरिका क्यों जा रहे हैं? वेकेशन पे नहीं जा रहे हैं, हॉलिडे पे नहीं जा रहे हैं, वो वहां के लोगों को इंप्रेस करने के लिए कि हिंदुस्तान में आओ, हमारी हालत अच्छी है, यहां पे आके इन्वेस्ट करो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं, नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में मत आओ, हिंदुस्तान तो हिटलर का देश बन चुका है, यहां पे आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। अभी आपको एक पैनलिस्ट ने अभी आपके चैनल पे बोला हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम तो जो चाहे कुछ बोलेंगे, नजरुद्दीन शाह जो चाहे कुछ बोलेंगे। ये भी है, हर दिन आस पास में कांग्रेस के किसी भी नेता
कोई भी सेक्युलर लिबरल आपके चैनल पे आता है, बोलता है, कुछ भी बोल के जाता है, ये भी चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में, आप बोल नहीं सकते। दूसरी बात, अभी भी बताया गया कि दौलत बेग औल्दी, मैं चाहूंगा कि अगर आप डिफेंस के बारे में कोई यहां पे टिप्पणी कर रहा है, वो सोच समझ के बोले, क्योंकि आसपास दुश्मन चाइना सुन रहा है, पाकिस्तान सुन रहा है। दौलत बेग औल्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप है हमारी, और कुछ साल पहले तक उसको सिर्फ एक ओकेजनली यूज किया जाता रहा है, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट बेस की तरह उसको यूज किया जा रहा है। 24 घंटे उससे जहाज उतरते हैं, जहाज चढ़ते हैं। नसीरुद्दीन शाह फर्स्ट, शहजाद खान इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जी। दूसरी बात, नसरुद्दीन का इतिहास है जी, नसरुद्दीन का इतिहास है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान कहते हैं यहां तो मुझे परिवार जैसा माहौल लगता है। खुद अफगानिस्तान से आए हुए उनके पूर्वज ये भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू और सिख हैं, उनके लिए सीएए लगता है तो ये उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो हिंदू और सिख जिनका इस मातृभूमि में उतना ही अधिकार है जितना मेरा और नसरुद्दीन का है, जो कांग्रेस ने वहां पे बन के 47 में गरीब हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी जहाजों के हवाले छोड़ दिया। ये है नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह को आपको कश्मीर फाइल्स के ऊपर तकलीफ थी, ठीक है। कश्मीर फाइल्स को उन्होंने बोला कि एक फैंटेसी है। क्यों? क्योंकि वहां पे कश्मीरी हिंदू के नरसंहार का पिक्चराइजेशन किया गया। शहजाद खान रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन। शहजाद खान 40 सेकंड, शार्प रिबटल शहजाद खान, देन आई विल कम टू पॉलिटिक्स। शहजाद खान, देखिए, नसीरुद्दीन शाह साहब को जो लगा उन्होंने कहा, हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं। और जहां तक हमारे देश की बात है, जो हमारी रेस्लर बेटियां वहां पर उनका जो हशर हो रहा है वो भी दुनिया देख रही है। एक नसीरुद्दीन शाह साहब के स्टेटमेंट से कोई कायनात नहीं पलटने वाली है, लेकिन जो आंखों से देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, उससे हमारे देश का क्या इमेज बन रहा है, इस पे क्या देखा जा रहा है? जिस तरह से हमारी जो लड़कियां, हमारी रेस्लर बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, और उनके साथ आईएसआई की मार्केटिंग कर रहे हैं आप लोग, ऐसी फिल्म बना के, माफ करना, ऐसी आईएसआई की मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। और इतना झूठ आप लोग, हम तो आईएसआई को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, हम तो आईएसआई को नेस्तो नाबूद। कश्मीर के बाद अगर हिंदुस्तान में एपिसेंटर जहां का है तो केरल है। आईएसआई को पब्लिसिटी देने वाले आप तो ये याद रखना लोग हैं जो उस फिल्म आपको याद रखना पड़ेगा। केरल स्टोरीज जैसी फिल्म बना रहे हैं, केरल स्टोरीज बनाने वाले लोग आईएसआई की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये लोग दुश्मन है समाज के। ललित अंबरदार साइलेंट, लेकिन एक ललित अंबरदार ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। देखिए आप लगातार बोल रहे हैं, एक करके बोले ना। एक शहजाद खान, मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं कि आप केरल स्टोरी जैसी फिल्म बना रहे हैं, केरल स्टोरी जैसी फिल्म बना रहे हैं तो लोग देख भी तो रहे हैं, देख रहे, लेकिन आप आईएसआई की मार्केटिंग कर रहे हैं, चंद तो बनी तो कई और फिल्में भी हैं, आप आईएसआई की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जो बेरोजगार यूथ है, जवान है, तो फिर उनको भी ऐसा लगेगा कि आप तो फिल्म इंडस्ट्री से है, आप बताइए, मार्केटिंग तो बाकी फिल्मों की भी खूब हो रही है, मार्केटिंग तो बाकी फिल्मों की भी खूब हो रही है, वो नहीं चल रही है, केरल स्टोरी चल गई है। फिल्म बनाई जाती है एंटरटेनमेंट के लिए, केरल स्टोरी चल रही है, चलने दो। फिर क्यों आप लोग इनसिक्योर है? नसीरुद्दीन शाह इनसिक्योर है, वो कह रहे हैं खतरनाक ट्रेंड है। क्यों नसीरुद्दीन शाह इनसिक्योर नहीं है? वो लोग इनसिक्योर है, काम नहीं मिल रहा, वो लोग इनसिक्योर है। नसीरुद्दीन शाह इनसिक्योर नहीं है, अरे काम देने वाला ऊपर वाला है, समझ गए आप? तो उनकी फिल्म नहीं चल रही है तो वो परेशान क्यों हो रहे हैं? आप लोग इनसिक्योर हो गए एक नसीरुद्दीन शाह की स्टेटमेंट से, आपकी इनसिक्योरिटी बताती है। ठीक है, अच्छा, करण थापर के साथ इंटरव्यू का जिक्र किया, कहते हैं जानते हो उसने क्या क्या करण थापर को बोला कि हम 200 मिलियन है, सिविल वॉर होगी। ये है नसीरुद्दीन शाह को जो उनने बोला, ठीक है, बोला उनकी सोच है। आप नसीरुद्दीन शाह के स्पोक्सपर्सन क्यों बने हुए? सिविल वॉर होगी। शहजाद खान, ललित अंबरदार को बोलने दीजिए। तो उनको जो लगा उन्होंने कहा, तो कुछ भी लगेगा, बोलने दीजिए। वो कैसे बोल सकते हैं? मैं कह रहा हूं आपको, झूठ, फरेब, और साथ में यह भी बोलते हैं करण थापर को उसी इंटरव्यू में जिसका इन्होंने जिक्र किया कि हम लोग 200 मिलियन है, 200 मिलियन है, हम यहां पे सिविल वॉर होगी। ये है नसीरुद्दीन शाह। ये मालूम जानते क्या है?
ये जो संयोजित उनको कार्यक्रम जो है ना, लगा उन्होंने कहा। आप कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान और हिंदू के खिलाफ अमेरिका और यूके और यूरोप में प्रोपेगेंडा होता है, अरे जाके उसका देखो ऑथर वो हिंदुस्तान में होते बच्चियों हैं। के साथ कितना उसके बुरा असर हो रहा हिंदुस्तान में होते है। हैं। इंटरनेशनल मेडल जीत कर आई है होते हैं कि आप अच्छा जो दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर लव जिहाद का आई एम वेरी ग्लैड आपको उसका विषय दिल्ली में जो लव जिहाद का केस हुआ उसके ऊपर आप बार बार बोल रहे हैं। दिल्ली में जो लव जिहाद का केस हुआ उसके ऊपर बोल रहे हैं ना। लव जिहाद क्या लव जिहाद है? मैं तो कहता हूं उस लड़के को फांसी दे दो जिसने उस लड़की को चाकू मारा सरेआम। केरल हाई कोर्ट ने लव जिहाद की परिभाषा पहले बताई दे दो उसको। केरल हाई कोर्ट तो उसी में तो फिल्म बनी है। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं। अगर लव जिहाद है तो किसी शादीशुदा औरत को लेके भागना उसको लव जिहाद कहते हैं। कश्मीर जिहाद भी कुछ नहीं है। कश्मीर में कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, आपको तो बहुत अच्छा लगता है जब फिल्म फेस्टिवल में बाहर से लोग आके जब फिल्म फेस्टिवल में बाहर। ठीक है डॉक्टर अजय लोग बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन आना जरूरी है। डॉक्टर अजय लोग जो नसीरुद्दीन शाह ने बोला है उस विषय पर आपका क्या कहना है? 40 सेकंड। तब आपको एहसास नहीं होता कुछ। देखिए नसीरुद्दीन शाह उनको आज देश में दिख रहा है कि नाजी रूल की तरफ जा रहा है। कुछ दिन पहले उनको दिखा था कि देश में उनको अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी थी। लेकिन पता नहीं नसीरुद्दीन शाह कहां थे जब पिक्चर आंधी बैन की गई थी, किस्सा कुर्सी का बैन किया गया था 1973 1975। उस वक्त नसीरुद्दीन शाह शायद फिल्म शूट में ही थे, उस वक्त आवाज नहीं निकाली, बाद में भी नहीं निकाली। 77 में भी एक पिक्चर बैन की गई थी इंदिरा गांधी पे, उस वक्त आवाज नहीं निकली। जब मुसलमानों का इमरजेंसी में खुलेआम कैस्ट्रेशन करवाया गया था, नसबंदी करवाई गई थी, उस वक्त नसीरुद्दीन शाह की आवाज नहीं निकली कि यहां पर यह नाजी रूल की तरफ जा रहा है। मत भूलिए, बिल्कुल अभी नंबरदार साहब ने ठीक कहा, ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जिन्होंने मुगलों के कसीदे पढ़े थे कि मुगलों का भारत के इतिहास में आर्ट संस्कृति इसमें बहुत योगदान है, मुगलों से इतनी नफरत है तो उनके मॉन्यूमेंट तोड़ दो। ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जिन्होंने दिलीप साहब के एक्टिंग पे सवाल उठाया कि दिलीप साहब ने एक्टिंग के लिए कुछ नहीं किया। ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जिन्होंने अनुपम खेर को जोकर कहा था, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। और तो और सबसे बड़ी बात, बुलंदशहर में मुसलमानों की भीड़ ने दंगों के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। उस पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, क्या हंगामा मचा रहे हो, इस देश में तो गाय मरने पे ज्यादा हंगामा हो जाता है, पुलिस वाला मर ही गया तो क्या है। तो ऐसे फालतू लोगों की बातों से अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। नसीरुद्दीन शाह इज अ वेस्ट। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद खान का। शहजाद खान 30 सेकंड। देखिए ऐसा है कि अमीश जी जिसको जो कहना है वो कहे, जिसको जिसकी जैसी दुकान चल रही हो चलाए, लेकिन हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। नहीं, मैं नसीरुद्दीन शाह की बात नहीं कर रहा हूं। जिसकी जो दुकान चल रही है चलाए, जो ख्यालात थे उन्होंने रखा। तो नसीरुद्दीन शाह की दुकान चल रही है, आप समझ गए ना। तो दुकान में ग्राहक कौन से है? जिसकी जो दुकान चल रही हो, तो नहीं लग रहे दुकान में ग्राहक किसके, एनीवे उनको जो लगा उन्होंने कहा। और काफी टाइम से बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है, खत्म तो नहीं हुआ और कोई भी खत्म करने की कोशिश नहीं कर सकता उसको, लेकिन खतरे में जरूर है। तो ठीक है, जी बिल्कुल ओके, मैं सीधा रुख करता हूं सुरेंद्र राजपूत का। राहुल गांधी विदेश में कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, नसीरुद्दीन शाह देश में कह रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर बड़े सारे सवाल हैं और नाजी का भारत होता जा रहा है। आप सहमत हैं नसीरुद्दीन शाह की बात से? सुरेंद्र राजपूत। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि देश वास्तव में खतरे में है, देश का संविधान खतरे में। अगर देश का संविधान खतरे में नहीं होता तो 5 जज सड़क पर नहीं आते जनता से न्याय मांगने के लिए। देश का संविधान अगर खतरे में नहीं होता तो रात को 1:30 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को चेंज नहीं किया जाता। देश का संविधान अगर खतरे में नहीं होता तो क्या नाम, ये जो अमित मालवीय नाम का ट्रॉल भारतीय जनता पार्टी का है, इलेक्शन कमीशन से पहले डेट अनाउंस नहीं कर देता। देश का संविधान अगर खतरे में नहीं होता तो ईडी 95% विपक्षियों पर, और जैसे ही वो क्या नाम विपक्षी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं एक नाथ शिंदे की तरीके से, आपको लग रहा है नाजी का भारत है ये? चले जाते हैं भारत नाजी के जर्मनी की तरह आगे बढ़ रहा है जो नसीरुद्दीन शाह ने बोला, और केरल स्टोरी का हिट होना एक खतरनाक ट्रेंड है।
मैं दोनों चीजों पर बात बताता हूं। चूंकि वो बोला नसीरुद्दीन शाह है, मैं नसीरुद्दीन शाह का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि देश में सांप्रदायिकता का सर तो मैं अरे नहीं, मैं अमीश भाई आपसे छोटा हूं, आप चिंता हो, आप बहुत अरे नहीं आपकी उम्र मुझसे बड़ी है जी। अब मैं आपको नसीरुद्दीन अरे उम्र में बड़े होने से क्या होता है, आपकी प्रसिद्धि बड़ी है। आप समझो आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, हमको प्रधानमंत्री जानते भी नहीं, ना अजय आलोक को जानते हैं। आप बात समझो इस बात को, आप बड़े हो, मानो इस बात को, आपको गर्व होना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह ने जो बात बोली, जो नसीरुद्दीन शाह ने बात बोली, उसके ऊपर मेरा आपसे सवाल है, क्या नसीरुद्दीन शाह ने जो बोला वो जायज है या नाजायज है? देखिए, दो चीजें हैं, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा हक है और राजतंत्र के खिलाफ या राजकीय सत्ता के खिलाफ बात करना राष्ट्रद्रोह नहीं है, राजद्रोह हो सकता है। उनके मकसद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2014 से सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण करती जा रही है, तो निश्चित तौर पर ललित अंबरदार बहुसंख्यक कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता बढ़ रही है। एक दो पॉइंट करने प्लीज कहने दीजिए। जब ये कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर सारे इंस्टीट्यूशन करप्ट हो गए हैं, सारे कैप्चर्ड हैं, कोलैप्स हो गए हैं, इनको पूछे आपकी जबान, सारे को बोलता हूं, नसरुद्दीन शाह को भी बोल रहा हूं, आपकी जबान पे ताला लगा हुआ कि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, 32 साल पलायन में है, एक को भी अभी तक सजा नहीं हुई, ये भाजपा एक को भी सजा नहीं हुई। सही कह रहे हो, यही सुप्रीम कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट अभी तो 9 साल में कितनी कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई हैं, कितने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई हैं, तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई है क्योंकि 2 रुपए के ट्रोल हो। यही नसरुद्दीन शाह मुगलों को पैसा लेते हो, वो रिफ्यूजी थे, मुगलों बिल्कुल पर्सनल है। आप पर्सनल टिप्पणी करें ललित अंबरदार बीजेपी से पैसे लेते हैं, पर्सनल टिप्पणी है ललित अंबरदार पे, वो ट्रोल है, वो बीजेपी से पैसे लेते हैं, पर्सनल टिप्पणी है ललित अंबरदार। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं अपनी बात को रखने के लिए, पर्सनल टिप्पणी, लेट्स अवॉइड दैट। ओके ललित अंबरदार, देखिए पर्सनल टिप्पणी करना जब आपके पास लॉजिक नहीं है, आप बोलिए। इनसे पूछता हूं, आपकी नाक तले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ जब कांग्रेस और राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी कश्मीर के अंदर, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। एक विशेष बात करना चाहता हूं, अब मैं आपसे सियासी सेल यानी मुफ्त की योजना वाले वादे पर एक बड़ा संवाद करना चाहता हूं। चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियां लाउड स्पीकर लेकर फ्री 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 चिल्लाती नजर आएंगी, बिजली फ्री, कर्ज फ्री, जैसे ना जाने कितने लुभावने वायदे जनता से किए जाते हैं। लेकिन ये फ्री वाली सियासत आप पर कितनी भारी है, या फिर मैं ये कहूं आप पर कितनी महंगी पड़ने वाली है, इसकी जानकारी थोड़ा ले लीजिए। राजस्थान चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, यानी पहली 100 यूनिट तक कोई बिल नहीं चुकाना होगा। अगर 200 यूनिट या उसके ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पहले 100 यूनिट बिजली माफ रहेगी। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी बांटना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि इतना पैसा राजस्थान सरकार के पास कहां से आएगा? आपको पहले राजस्थान की हकीकत बताते हैं। सरकार पहले ही कर्ज में डूबी है। 2019 से 2023 तक 4 साल में प्रति व्यक्ति पर कर्ज 20,481 रुपए बढ़ गया है। राजस्थान में हर व्यक्ति पर 65,541 रुपए का कर्ज का बोझ है, जबकि राजस्थान पर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान करा और प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए, ग्रेजुएट बेरोजगारों को 2 साल तक 3,000 रुपए महीना और महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा का प्रलोभन दिया गया, जिन पर हर साल तकरीबन 50,000 करोड़ का खर्च आएगा। हाँ, यही हाल मध्य प्रदेश का भी है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 500 रुपए का हर महिला को 1,500 रुपए प्रति महीना मिलेगा। बिजली 100 यूनिट माफ होगी, 200 यूनिट हाफ होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। दरअसल इस मुफ्त की सियासत के जनक अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली का प्रलोभन देकर चुनाव जीता, उसके बाद पंजाब में चुनाव जीता और बाकी कोनों में भी फ्री बीज की बाढ़ आ गई है। सवाल यह भी उठता है कि फ्री बीज और लोक कल्याणकारी योजनाओं में
क्या अंतर है? फ्रीबीज मुफ्त में देना है और लोक कल्याणकारी योजनाएं लोगों की भलाई के लिए लागू की जाती हैं, जिसका मकसद कोई लोक प्रलोभन नहीं होता बल्कि उनकी सामाजिक जरूरतों को पूरा करना और आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम होता है। कभी आपने सोचा कि ये पैसा सरकारें कहां से लेके आएंगी? इतना कर्ज लेने का मतलब क्या है? इकोनॉमी चरमरा जाएगी, हालात बेकाबू हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान इसका एक बड़ा उदाहरण है। श्रीलंका में 2019 में गोटबाया राजपक्षे की नई सरकार ने चुनावों के दौरान करों में बेहिसाब कटौती का ऐलान किया, बहुत सारी मुफ्त योजनाएं भी शुरू कर दी। इसके लिए दूसरे देशों से जमकर कर्ज भी लिया गया। कुछ वक्त तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, लेकिन इसके बाद श्रीलंका का जो अंजाम हुआ वो आपके सामने है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी कुछ यही हालात है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। आपसे कुछ छुपा नहीं है, वहां पर आज महंगाई कितनी बड़ी है, इकोनॉमी चरमरा चुकी है। तो ये है असलियत फ्री की राजनीति की, यानी ये जो फ्री का खेल है ये लॉन्ग टर्म में, अब तो कहें तो मीडियम टर्म में बहुत महंगा पड़ता है। नमस्कार।